हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। 25 जून और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे को वीकेंड एनालिसिस। दोस्तों, ये वीकेंड एनालिसिस के माध्यम से मैं आप तक पहुंच पाता हूँ, आपसे बात कर पाता हूँ। लेटेस्ट मार्केट में जो चल रहा है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक मार्केट ओरिएंटेड जो चल रहा है, इसके बारे में हम लोग सब मिलकर एक व्यू बना पाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। आई होप यू गाइज आर फाइंडिंग दिस वैल्यूबल। दोस्तों, अभी रशिया के अंदर में बहुत कुछ हो रहा है और आपके मन में चल रहा होगा कि ये जो सो कॉल्ड मिलिट्री कूप जो रशिया के अंदर में अटेम्प्ट हुआ था और आज सुबह पता लगा कि वो रिवर्ट बैक कर गया है, तो इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। वेल, एक स्वाभाविक सी बात है, जब हम सोचते हैं उसके बारे में तो हमको नेगेटिव ही सोचने में आएगा कि हाँ, इसका इम्पैक्ट मार्केट पे नेगेटिव होगा, बिकॉज रशिया में अब अनसर्टेनिटी आ गई है। और देखिए, ऑलरेडी वॉर की अनसर्टेनिटी थी, यूक्रेन वर्सेस रशिया। अब रशिया में इंटरनली अगर अनसर्टेनिटी आ गई है, एक सिविल अनरेस्ट आ रहा है, एक इंटरनल एक जो वहां के प्रेसिडेंट है उनके अगेंस्ट में कुछ एक्शन लिया जा रहा है, तो हो सकता है किसी भी तरह का एब्रप्ट रिएक्शन आ जाए। हो सकता है पुतिन जो है कुछ पॉइंट प्रूव करने के लिए कुछ ऐसा एक्शन ले ले जो कि ओवरऑल ग्लोबल मैक्रो स्टेबिलिटी के लिए वो गलत हो। साथ साथ में ये जो मिलिट्री कूप आया है, इसके अंदर में डेफिनेटली सट्टा जो वहां पर उनका प्रेसिडेंट पुतिन का जो होल्ड है उसको कमजोर कर देगा। ऑल्दो ये कूप वापस चला गया, नाउ मॉस्को से वहां पर कुछ नेगोशिएशन करके एक डील आ गई है जहाँ पे ये कूप को वापस से ले लिया गया। लेकिन देखिए, मेरा ये मानना है कि जहाँ पे हुआ है ना, वहाँ आग तो है, मतलब कुछ ना कुछ तो अनरेस्ट है। ये तो अब बाहर आ गया है। अब ये अनरेस्ट के माहौल में दो चीज होगी, या तो वॉर खत्म हो जाएगा, जिसका चांस कम लगता है बिकॉज ये सब ईगो की बैटल्स हैं। और अगर ईगो को बहुत ज्यादा परेशान किया जाएगा ना, तो और ज्यादा वो प्रज्वलित हो सकता है। तो क्या वॉर खत्म होगा इसके चक्कर में? डाउट है। क्या इंटरनल रशिया कमजोर हो जाएगा जिसके कारण एक मैसिव सिविल अनरेस्ट आएगा, जिसके कारण वॉर और बड़ा हो जाएगा? ये भी बहुत डाउटफुल है। तो क्या हाई चांस है होने का? पॉसिबली ये होगा और थोड़े दिन बाद ये कूल ऑफ हो जाएगा, लेकिन मार्केट डेफिनेटली इस चीज को उतने अच्छे से नहीं लेगा जिसको प्रॉब्ली लास्ट वीक मार्केट इतना कंफर्ट जोन में आ गया था। हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा डाइसीनेस हो, और वही मार्केट के अंदर में लास्ट वीक नजर आया, एक वीकनेस, एक थकान कह सकते हैं आप मार्केट को, क्योंकि मार्केट इतना रैली कर गया था। तो एक थकान जो मार्केट की थी, और ट्रिगर पॉइंट हो सकता है वो रशिया हो। ट्रिगर पॉइंट कई बार होता है जो ओवरबॉट मार्केट होता है, उसमें रीजन से ही होता है मार्केट को बेचने का या स्टेबल होने का। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा टाइम लगाए, बिकॉज ऑलरेडी ये अपने हाई पॉइंट को कई बार टच कर चुका है, और अभी लास्ट वीक जो हाई बनाया था वो भी पिछले कुछ महीने के हाई के आसपास ही था। सो यस, मार्केट पॉसिबली विद होल्ड ऑन हेयर। बट एक मैं फिर से बात आप सबको बोलता हूँ, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के चक्कर में मत फंसिए, बिकॉज इंडिया स्टोरी आने वाले 4-5 साल में इतनी बड़ी स्टोरी है। आप सब मोदी जी का जो यूएस विजिट है उसको ट्रैक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से एक रिसेप्शन उनको मिल रहा है, जिस तरीके से वो बिजनेस कम्युनिटी को अपने साथ लेके जा रहे हैं और वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। वी ऑल शुड बी एब्सोल्युटली पॉजिटिव अबाउट मार्केट। अब जब हम मार्केट में पॉजिटिव रहने की बात करते हैं, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कल जाके निफ्टी खरीद लो, बैंक निफ्टी खरीद लो, नहीं। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि सेक्टर्स आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें टेलविंड्स हैं, और वहां पे वो जो एक पुश मिलती है ना चारों तरफ से। वो शाहरुख खान ने कहा था ना डायलॉग में कि पूरी कायनात लग जाती है उसको आपके फेवर में करने में। तो ऐसे कई सेक्टर होते हैं जिनकी टेलविंड इतनी अच्छी होती है कि पूरी कायनात लगी हुई है उनको ठीक करने में, उन्हीं में ही रहिए। और वही स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है, वही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और जो कमजोर सेक्टर्स है उनको वॉच करते रहिए, कभी ना कभी अपना टाइम आएगा, उनका भी टाइम आएगा। और ये निफ्टी बैंक निफ्टी के चक्कर में मत फंसिए। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियसली आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, आपको तकलीफ भी देखनी पड़ेगी, आपको खुशी भी देखनी पड़ेगी। और ऑब्वियसली आप ऑप्शंस ट्रेडर है तो आपको अलग तरीके का वर्किंग देखना पड़ेगा। बट आई वुड सजेस्ट, जो मैं करता हूँ विच इज मोर ऑफ अ कैश मार्केट मोमेंटम इन्वेस्टिंग, विच इज कैश मार्केट स्टॉक्स के अंदर में काम करता हूँ। आई थिंक हमारा टाइम अच्छा चल रहा है और आप इसी टाइम को इसी तरीके से भोगते रहिए। चलिए फटाफट स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और ये सारी बातों को डेटा नंबर चार्ट के थ्रू देखते हैं। वीडियो बंद कर लेता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग कर लेता हूँ, एंड लेट्स गेट इट गोइंग। तो ये है मार्केट, ये है निफ्टी का मूवमेंट, और ये है डॉलर नीचे में। आप सब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आई एम श्योर यू गाइस रिमेंबर दिस नाउ। तो मार्केट देखिए, ये जो हाई था
ये तकरीबन नवंबर महीने का जो हाई था, वीकली हाई, विच इज 18,890 के तकलीफ, ये जो हाई बना ये भी है 18,887, मतलब एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे हाई बना है जिस पॉइंट पे यहाँ बना था। तो अब तो ये इजी नहीं रहने वाला है, ये डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ टफ बैटल फॉर मार्केट टू ब्रेक दैट लेवल। लेकिन देखिए फेवरेबल हमारे लिए क्या है, हमारे लिए डॉलर फेवरेबल है। और ये जो लेवल्स हैं, जो क्रिटिकल कंजेशन वाले लेवल्स है ना, मार्केट ये कंजेशन लेवल वाले लेवल्स के ऊपर में अब है। तो मुझे लगता है ये जो मार्केट का लेवल है ना 18,500 के ऊपर, मुझे समाव फील होता है कि ये मार्केट इससे नीचे नहीं जाना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन का अपॉर्चुनिटी मार्केट को मिलेगा अनटिल ग्लोबली कुछ ऐसा होता है जिसके कारण डॉलर में स्ट्रेंथ आ जाए। और ग्लोबल में क्यों डॉलर में स्ट्रेंथ आती है, जब कोई बहुत प्रॉब्लम आने वाली होती है तो पैसे अल्टीमेटली कहाँ शिफ्ट होते हैं, वो येन में चले जाते हैं या डॉलर में चले जाते हैं। तो अभी का प्राइस मूवमेंट डॉलर का हमको ये नहीं बता रहा है कि ग्लोबल कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण पैसे डॉलर में जा रहे हैं। तो यस, एक करेक्शन आया, आई थिंक ये थकावट वाली भी करेक्शन थी। अगर आप देखो मार्केट का ब्रेथ देखो, तो ये एक ओवरबॉट काइंड ऑफ जोन में था मार्केट, 90%। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली मार्केट कूल ऑफ करेगा, एक कंफर्ट जोन में आएगा, उसके बाद वापस से रैली करेगा। तो निफ्टी ट्रेड करने वालों जरा ध्यान रखो। और मैं तो आपको हमेशा राय देता हूँ, ये आवली निफ्टी का जो चार्ट है इसको देखा करो, क्योंकि इसके अंदर में अगर चारों इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप, अगर चारों एक ही भाषा बोले तो उसी डायरेक्शन पे जाओ। जैसे अभी चारों मोरलेस बेचने की भाषा बोल रहे हैं, तो आप बेचने का काम करो, लेकिन अपनी राय को पलटने का माइंडसेट रखो। बिकॉज कहीं भी मार्केट मुझे ये नहीं दिख रहा है चार्ट में, अभी हो सकता है 18,500 के नीचे कभी बंद हो जाए, तब हमारा व्यू चेंज हो जाए। बिकॉज देखिए ट्रेडिंग जब हम करते हैं ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी में बिलीव करते हैं, अपने व्यू को बार बार चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज पैसा बनाना है अपने को, यहाँ पर कोई राइट नहीं होना है हर वक्त, अपने रॉन्ग होके भी अपने पैसा बना सकते हैं, बिकॉज अपने को पता है कि कब सौदा काटना है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप हमेशा कि लड़ना नहीं है मार्केट से, अपने अगर गलत हो गए तो उसको स्टॉप लॉस को हिट करा के दूसरी तरफ मार्केट में चला जाना, स्पेशली अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। लेकिन आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो अब इतनी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इतना जबरदस्त काम हो रहा है, इतने अच्छे अच्छे स्टॉक आइडेंटिफाई हो रहा है। और मैं क्या बोलूं, मैं अगर बार बार बोलूंगा तो आपको लगेगा कि ये खाली स्टॉकेज की बात करते हैं, बट मैं क्या करूं, मैंने बनाया है इसको, और ये अगर दे रहा है आइडियाज अच्छी काम करने को, तो मैं क्यों ना इसकी बात करूं। तो ये जितने भी फीचर्स हैं इसके अंदर में, जहां से स्टॉक मिलते हैं उनको यूज कीजिए, वहां से स्टॉक्स को निकालिए। जैसे सबसे पहले अपन लोग ने फीपा स्कैन बनाया, आपको याद होगा कॉम्बिनेशन स्कैन में। ये फीपा स्कैन वो स्टॉक्स है जिनके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, जो इन दिनों क्वार्टरली रिजल्ट जिनका अच्छा आ रहा है, और जिनके प्राइस एक्शन में भी स्ट्रेंथ है। तो ये देखिए इतने सारे स्टॉक्स है जो फीपा स्टॉक्स है, तो जो आराम से स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, थोड़ी लंबी अवधि के लिए वीकली चार्ट को देख के स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए फीपा स्टॉक्स जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो ये इतने सारे स्टॉक्स है, अब मेरा दायित्व ये है कि मैं इन स्टॉक्स में तो उन स्टॉक्स को ढूंढूं जिसमें रिस्क रिवॉर्ड मेरा सबसे फेवरेबल है। जैसे अपार इंडस्ट्रीज है, ये फीपा स्टॉक्स है, देखिए कितना चल गया, इसमें रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल अब नहीं है जितना होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल की अगर बात करें तो कुछ स्टॉक्स है जैसे एशियन पेंट्स, देखिए रिस्क रिवॉर्ड अभी इसका रिलेटिवली फेवरेबल है। भारतीय एयरटेल देखिए, इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी रिलेटिवली फेवरेबल है। डॉक्टर रेड्डी, आयशर मोटर, इस तरह के स्टॉक्स जो बहुत नहीं भागे, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है जिनके अंदर में, और प्राइस एक्शन भी सजेस्ट कर रहा है कि ये स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, ये वॉच लिस्ट को ट्रेडिंग व्यू में डाल लेता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स मुझे लगता है प्राइस एक्शन वाइज अच्छे हो तो उनको ग्रीन कर लेता हूँ। और फिर मेरा काम यही है कि ये ग्रीन स्टॉक जो यहाँ पर हैं इनको मुझे ट्रैक करना है रेगुलर बेसिस पे। तो फीपा इज बेसिकली फॉर माई स्लाइटली लॉन्गर स्विंग, मतलब मैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए पोजीशन बिल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं फीपा को बिल्ड करना चाहता हूँ। और मुझे अगर छोटे स्विंग के लिए ट्रेड करना, मतलब 2 दिन से लेकर 20-25 दिन तक 10% का मूवमेंट के लिए, तब तो मैं चार्ट पैटर्न देखता हूँ। और यहाँ पर भी ऐसे ऐसे स्टॉक्स आते हैं कि आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, दोनों लॉन्ग साइड में और शॉर्ट साइड में। चार्ट पैटर्न में जैसे कि आपको ब्रीफली बता देता हूँ, ये ऑरेंज का मतलब हो गया न्यूट्रल पैटर्न, मतलब दोनों तरफ स्टॉक जा सकते हैं। ग्रीन मतलब तेजी, रेड मतलब गिरना चाहिए। उसके अलावा हेड एंड शोल्डर, जहां भी आपको चार्ट पैटर्न में ग्रीन और रेड नजर आए, आप सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि वो स्टॉक्स में अकॉर्डिंगली तेजी होगी या नीचे जाएगा। ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में सिमेट्रिकल पैटर्न न्यूट्रल है, तो कुछ स्टॉक
नीचे जाने वाले, कुछ स्टॉक ऊपर जाने वाले। फटाफट देखते हैं कौन से स्टॉक नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे। ये है इंडिया बुल रियल एस्टेट। ये देखिए ये पैटर्न को तोड़ रहा है नीचे की तरफ, तो चांसेस है स्टॉक नीचे चला जाए। उसके बाद प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल, ये भी देखिए इसने नीचे का लेवल को तोड़ दिया है, तो चांसेस है कि ये स्टॉक नीचे चला जाए। एक बात ध्यान रखिएगा कि नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कम होती है विजाविज ऊपर जाने की, बिकॉज नीचे जाने के लिए शेयर बेचना होता है और ऊपर जाने के लिए कैश होना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव कैश। तो अगर ऊपर का ब्रेकआउट में आप खेलें तो चांसेस है कि उसमें पैसा बनेगा विजाविज नीचे का ब्रेकडाउन में। तो ऊपर का ब्रेकआउट में कुछ स्टॉक्स देखते हैं, कौन से स्टॉक्स है जो ऊपर का ब्रेकआउट दे रहे हैं हमको। अभी तक हमने जितने भी ये स्टॉक्स देखे चार्ट पैटर्न में, ये नीचे वाले ही हैं। जिलेट लग रहा है ऊपर वाला स्टॉक होना चाहिए, देखते हैं। यस, जिलेट देखिए ऊपर वाला स्टॉक है और इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ और आरएसआई को भी चेक कर लेते हैं। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ और आरएसआई भी पॉजिटिव हो गया, तो यस ये स्टॉक जो है इसको मेरे को थोड़ा सा लेने की तरफ माइंड में रखना चाहिए, बिकॉज चांसेस है कि ये स्टॉक, क्योंकि ये इस लेवल के ऊपर भी चला गया, आरएस भी स्ट्रॉन्ग है इसका, तो इसमें धीरे धीरे मैं पोजीशन बिल्ड कर सकता हूँ। तो जिलेट इज वन स्टॉक। ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज मेनली अ स्टडी विच आई एम ट्राइंग टू शेयर। सिमिलरली सुप्रीम पेट्रो, वाह क्या बात है, क्या चार्ट पैटर्न है, अच्छा स्ट्रेंथ इसने दिया चार्ट पैटर्न में। एंड इसमें आरएस अभी क्या है, आरएस भी स्ट्रॉन्ग है और ये स्टॉक भी ऊपर ही है, तो दिस कुड बी एन इंटरेस्टिंग स्टॉक जिसमें पोजीशन बिल्ड की जा सकती है। उसके अलावा भेल, भेल में क्या चल रहा है अभी, भेल के अंदर में अगेन ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए इसमें पैटर्न ब्रेकआउट भी था, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर कूल ऑफ कर रहा है, तो आई थिंक इसका आरएस अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो इसमें भी पोजीशन बिल्ड की जा सकती है विद स्टॉप लॉस जो आपके इंडिविजुअल रिस्क एपिटाइट को सूट करे। यस, इसमें भी देखिए आरएस पॉजिटिव है और आरएसआई भी 50 के ऊपर है, तो इसमें भी पोजीशन बिल्ड की जा सकती है। आइडियली इसका स्टॉप लॉस, जो आइडियल स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए ये स्विंग का लो, मतलब यहाँ पे ये इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए और प्रॉफिट होना चाहिए एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑफ दिस स्टॉप लॉस विच इज डिफाइंड। तो इस तरह से चार्ट पैटर्न्स को देख के आप स्टॉक इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब मक्खन की तरह यहाँ स्टॉक्स मिलते हैं और उन स्टॉक्स के अंदर में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को यूज करके इनमें पोजीशन बिल्डअप की जा सकती है। अगर आप स्टॉक से डरते हैं, स्टॉक में पोजीशन नहीं बिल्ड कर सकते हैं, डोंट वरी, आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कीजिए, वहां पर भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, बस उसमें गैप डाउन गैप अप और जो ये इंटरनेशनल वोलेटिलिटीज है इनका एक इम्पैक्ट आएगा। मुझे लगता है कि अगर कोई स्टॉक में काम करे और स्ट्रक्चर्ड वे में काम करे तो उसके लिए मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है। एचएफसीएल देखिए, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया इसने, स्ट्रेंथ की तरफ है, तो ये स्टॉक भी अभी स्ट्रॉन्ग ही है। इसका आरएस चेक कर लेते हैं, क्योंकि हेड एंड शोल्डर ये पैटर्न जो है ये ग्रीन है, तो इसका मतलब तेज है। एचएफसीएल आरएस भी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा आरएसआई 50 के नीचे चला गया तो मैं वेट करूंगा, अगर आरएसआई 50 के ऊपर जाएगा तब इसमें पोजीशन बिल्ड करूंगा। आइडली इस स्टॉक के अंदर में इसके नीचे का मूवमेंट आइडली नहीं होना चाहिए, ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए स्टॉक, बिकॉज ये हेड एंड शोल्डर को नेगेट कर देगा अगर ये स्टॉक इसके नीचे चला जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो चार्ट पैटर्न है इनका एक्यूरेसी तकरीबन 65% होता है, इसका मतलब 10 में से 6-7 ट्रेड आपके राइट होंगे, बट जिनमें राइट होगा उनमें अच्छा मूवमेंट मिलता है और उनमें आप अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो दो बातें मैंने की आपसे, स्टॉक आइडेंटिफिकेशन टेक्निक, एक फीपा स्कैन, कॉम्बिनेशन स्कैन आप खुद भी बना सकते हैं, या जो रेडीमेड यहाँ पर स्ट्रैटेजीज हैं, उन स्ट्रैटेजीज में जो स्टॉक्स आ रहे हैं उन स्टॉक्स को आप ट्रैक करके इनके अंदर में अपना पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। दीज आर रेडीमेड थिंग्स विच इज ऑलरेडी अवेलेबल, एल्गोरिदम्स हमने बना रखा है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात मैंने की वो है चार्ट पैटर्न। उसके अलावा सेक्टर रोटेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन है कि अल्टीमेटली किस सेक्टर के अंदर में पैसा जा रहा है वो आपको पता लगता है सेक्टर का ब्रेथ देख के, जो ये पर यहाँ पर आपको दिख रहा है। जैसे टेलीकॉम के अंदर में ब्रेथ काफी स्ट्रॉन्ग है, और डिलीवरी देखेंगे तो अभी हॉस्पिटैलिटी में डिलीवरी का फ्राइडे को बढ़ी है, प्राइस घटा है, गैस ट्रांसमिशन प्राइस घटा है, डिलीवरी बढ़ा है। डाइवर्सिफाइड टेलीकॉम के अंदर में देखिए प्राइस बढ़ा और डिलीवरी भी हल्का सा बढ़ा है। तो टेलीकॉम के अंदर में चलते हैं और यहाँ पर कौन सा स्टॉक है जिसके अंदर में टेक्निकली भी एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको को दिख रहा है। तो मूविंग एवरेज को चेक कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और कौन सा स्टॉक है जो अपने भारतीय एयरटेल, ये देखिए बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये स्टॉक सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये स्टॉक का अगर मैं मंथ का देखूं तो ये अपने मंथ के हाई के आसपास है, तो डेफिनेटली मैं टेलीकॉम के अंदर में अगर खेलना चाहता हूं, अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूं
तो मैं भारतीय एयरटेल के अंदर में फोकस करूंगा। ज्यादा नहीं करना, अपने को 5 से 10 स्टॉक ही इस तरह के आइडेंटिफाई करने हैं और उनके अंदर में ग्रेजुअली पोजीशन बिल्ड करना है और मार्केट में ट्रेड करना है। एक सिंपल सा थ्योरी है मेरा, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक मार्केट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तब तक मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक काम करना चाहिए। जब आप स्टॉक स्पेसिफिक काम करते हैं, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टॉक कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। आपका पैसा नहीं लगना चाहिए या उतना ही लगना चाहिए जितना आप मेंटली प्रिपेयर्ड है। और टेक प्रॉफिट भी बहुत क्लियरली डिफाइंड होता है विद द स्टॉप लॉस। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। निफ्टी बैंक निफ्टी में अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप किस तरह का ट्रेड कर रहे हैं, कैसा ट्रेड कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 5 मिनट चार्ट, अगर आप स्विंग कर रहे हैं तो 2 घंटे का चार्ट, अगर आप लंबी अवधि के लिए ट्रेड कर रहे हैं, जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी में मुझे नहीं लगता क्यों करते हैं लोग, बट यस वो लंबी अवधि के लिए अगर ट्रेड करेंगे तो डेली चार्ट के हिसाब से आपको काम करना होगा। ये हुआ मोटा मोटी वीकेंड का एनालिसिस। अब मैं कोशिश करूंगा कि वेंसडे को आके आपको मिडवीक एनालिसिस दूं, बट यस सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज तो हैं। रशिया इज डेफिनेटली अ कंसर्न, बट आई थिंक इट्स नॉट सच अ बिग कंसर्न कि हमको मार्केट में अपना एक्शन को उसके हिसाब से डिफाइन करना चाहिए। मंडे को सुबह कुछ एक्शन तो होंगे, बट आई थिंक आइडियली 9:30-10 बजे तक कुछ मत कीजिए, लेट मार्केट सेटल। और 10 बजे के बाद हमको स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए कि हम कहाँ पहुंचे हैं। मेरा वैसे भी ट्रेडिंग टाइम होता है 10 से 11, तो 1 घंटे में मुझे जो करना होता है मैं कर लेता हूँ। आप भी डिसाइड कर लीजिए कि आप किस तरह के ट्रेडर है, अकॉर्डिंगली यू कैन define a zone for yourself. चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड। मिलते हैं मिड वीक में, तब तक बाय बाय।